नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। झारखंड में सियासी ड्रामा जारी। महागठबंधन का दावा, विधायकों ने मांगा राज्यपाल से मिलने का समय, लेकिन मुलाकात को तैयार नहीं है राज्यपाल रमेश बैस। एलजेपी को एक करने का बीजेपी का प्लान हुआ फेल। चिराग पासवान का ऐलान, जिस गठबंधन में होंगे चाचा पशुपति पारस, उस गठबंधन से रहेगी हमारी दूरी। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 861 अंकों की गिरावट के साथ 57,973 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 246 अंकों की गिरावट के साथ 17,313 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। गुलाम नबी ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, वो पीएम मोदी की तारीफ खुलकर करने लगे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी में उन्हें नेता का कोई गुण नहीं दिख रहा है। आजाद ने जब राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस की ओर से भी पलटवार हुआ है। इसी खबर पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ ही बिहार में सत्ता पलट के बाद से राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता पर बिहार की महागठबंधन सरकार के एक्शन की करेंगे बात। जानेंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने क्यों मोदी और शिंदे को दी है खुली चुनौती। इसके अलावा बात करेंगे ममता बनर्जी के केंद्र पर हमले की। आखिर क्यों उन्होंने केंद्र को दी है चुनौती कि ताकत है तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। साथ ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में क्या बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये भी जानेंगे। इन सभी बड़ी खबरों के अलावा और भी कई खबरों पर आज होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके आरोपों का दौर अभी भी जारी है और वो लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी आजाद के बयानों पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आज फिर दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। तो गुलाम के बयानों पर पलटवार करते हुए क्या बोले जयराम रमेश, देखिए खास रिपोर्ट में। कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद की राहें जब से जुदा हुई हैं, तब से दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी की जा रही है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो उनके डीएनए में ही खोट बता दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि आजाद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब इन आरोपों पर गुलाम नबी आजाद ने पलटवार किया तो एक बार फिर जयराम रमेश ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, आजाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। आखिर क्यों हर मिनट वे अपने विश्वासघात को सही ठहरा रहे हैं। उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपना स्तर क्यों गिराएं। जयराम रमेश का ये गुस्सा गुलाम नबी आजाद के उन बयानों पर फूटा है जो उन्होंने आज कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए दिए। दरअसल उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, जयराम रमेश का नाम लिए बिना उन पर जुबानी हमला करते हुए कहा, पहले तो वो अपना डीएनए चेक करवाएं, उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है। आजाद ने कहा कि मोदी बहाना है, उनकी आंखों में हम खटकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास डॉक्टर नहीं कंपाउंडर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी को दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। साथ ही गुलाम ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। ऐसे में एक बार फिर उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि आजाद ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर में चुनावों में उतरेंगे। जयराम रमेश ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद को बेनकाब करने की बात कही। उनके बयान से संकेत मिले कि अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस नबी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। वैसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी में तो बिहार की नई महागठबंधन सरकार भी नजर आ रही है, वो भी केंद्र सरकार के खिलाफ। वजह है राज्य में बढ़ी सीबीआई की छापेमारी। तो केंद्र के खिलाफ क्या फैसला ले सकती है नीतीश सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हुई सत्ता पलट ने प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका दिया, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया था। लेकिन बिहार में सत्ता से विपक्ष में आई बीजेपी लगातार बिहार की नई महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि नीतीश सरकार बीजेपी की हर कोशिश नाकाम कर रही है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसके अलावा सत्ता पलट होने के बाद राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री हो गई और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। हालांकि महागठबंधन सरकार का दावा है कि ये सब बीजेपी की साजिश है,
क्योंकि सत्ता हाथ से जाने की वजह से बीजेपी बौखला गई है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। ऐसे में बिहार में चल रही केंद्र की इस मनमानी को देखते हुए नीतीश सरकार अब बड़ा कदम उठा सकती है। दावा किया जा रहा है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों में भी ऐसा फैसला लिया गया था। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उसे देखते हुए बिहार सरकार को एजेंसी को जांच की मंजूरी वापस ले लेनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई का गठन हुआ था। इसके मुताबिक सीबीआई के लिए जरूरी है कि वह किसी भी राज्य में जांच के लिए पहले प्रदेश सरकार से अनुमति ले। अब तक 9 राज्यों ने सीबीआई को दी ये मंजूरी वापस ले ली है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय शामिल है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बिहार सरकार भी मोदी सरकार के खिलाफ ये बड़ा कदम उठा सकती है। बिहार सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। सत्ता पलट के बाद अब अपने ही बीजेपी के खिलाफ हो गए। बिहार में सत्ता से जाने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो सत्ता में आने के बाद भी मुश्किलें बनी हुई हैं। कभी दोस्त रही शिवसेना अब बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुकी है और आज एक बार फिर उद्धव ठाकरे बीजेपी और सीएम शिंदे पर बरस पड़े। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में कौन करेगा दशहरा रैली? इस सवाल का जवाब खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख ने कहा कि इस रैली में प्रदेश भर से शिव सैनिक पहुंचेंगे। हमें नहीं पता है कि हमें रैली की अनुमति मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि शिवसेना और दशहरा रैली का बड़ा ही गहरा नाता है। दादर के शिवाजी पार्क में होने वाली शिवसेना की दशहरा रैली में महाराष्ट्र के कोने कोने से शिव सैनिक शामिल होने के लिए आते हैं। शिवसेना हर साल दादर के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करती है, जिसको लेकर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच राजनीतिक जंग छिड़ गई थी। 5 अक्टूबर को दशहरा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के सभी शिव सैनिकों ने दशहरा सभा में आने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम की अनुमति एक समस्या बन सकती है, हालांकि इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। वहीं आज विश्व हिंदू परिषद के नेता उद्धव कदम ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और शिंदे गुट पर जोरदार हमला बोला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदूवादी और मुस्लिम कार्यकर्ता भी शिवसेना में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब एक अलग तस्वीर बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की ये तस्वीर देश के लिए मार्गदर्शक बनेगी। जिन्हें लगता है कि झूठे और भ्रामक हिंदुत्व के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया है, जो लोग सोचते हैं कि असली हिंदुत्व शिवसेना का है, उनके लिए शिवसेना और मातोश्री के दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें, पिछले 5 दशक से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करती आ रही है। इस आयोजन के दौरान शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे जोरदार भाषण दिया करते थे। ऐसे में इस बार उद्धव ठाकरे के पास अपनी ताकत दिखाने का ये सुनहरा मौका है। उद्धव बोले, दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। उद्धव ने बीजेपी और शिंदे सरकार को खुली चुनौती भी दे दी है। बीजेपी और मोदी सरकार को चुनौती सिर्फ उद्धव ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने भी दी। लंबे समय बाद ममता एक बार फिर पीएम मोदी पर बरसती नजर आई। आखिर क्या थी इसकी वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की जनता वोट की ताकत से सरकार को चुनती है और बीजेपी नोट की ताकत से सरकार बदल देती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों और धनबल के सहारे चुनी हुई सरकारों को गिराने के काम में जुटी है। बीजेपी को इस बात का जवाब देश को देना चाहिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में काले धन का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी मीडिया, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों को डरा रही है। लोगों की आजादी छीनने के लिए पेगासस का इस्तेमाल कर रही है। लोगों के घरों से पैसे लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ममता ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता ने कहा कि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी का मामला विचाराधीन है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। मीडिया ट्रायल चल रहा है। बंगाल की सीएम ने कहा कि बीजेपी नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में बिल्किस बानो के साथ क्या हो रहा है। इस मामले के सभी दोषियों को बीजेपी की सरकार ने माफी दे दी, सभी को जेल से रिहा कर दिया। बिल्किस बानो
किसानों के मामले को लेकर बंगाल के मंत्री चंद्रिम भट्टाचार्य ने कहा कि दोषियों को रिहा करना एक गलत परंपरा शुरू कर सकता है। हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति और महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, फिर भी गुजरात में उनकी पार्टी के सदस्य महिलाओं का दमन करने वालों को रिहा करने की अनुमति देते हैं। ममता ने कहा, हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें पीएम। ममता की ये नाराजगी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ आई है, क्योंकि राज्य में छापेमारी लगातार जारी है और जांच चल रही है। तो वहीं जांच के आदेश तो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिए, वो भी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया है। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया, जिसके बाद नए नए विवाद शुरू हो गए। इनके बीच अब मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने जिला आदेश को निर्देश देते हुए कहा कि वो 4 महीने के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर फैसला सुना दे। दरअसल मनीष यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया कि 1 साल पहले उन्होंने मथुरा जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी। लेकिन 1 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी का दावा है कि जिस जमीन को विवादित बताया जा रहा है वो मस्जिद की जमीन है और इस पर अब तक किसी भी तरह का विवाद नहीं है। मस्जिद कमेटी का दावा है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच वहां की जमीन को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद शाही ईदगाह मस्जिद के दावे वाली जमीन जन्मभूमि को सौंप दी गई थी। जो विवाद था वो 54 साल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अब इसे जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। अब इस विवाद को लेकर मथुरा की जिला अदालत को फैसला लेना है। इसके लिए हाईकोर्ट ने 4 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। ज्ञानवापी विवाद के बाद अब मथुरा मामले में भी वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए गए हैं। मथुरा विवाद पर भले ही 4 महीने में फैसला आ पाए, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि फैसला तुरंत हो। मंदिर मस्जिद के मामले में नहीं, उपराज्यपाल के मामले में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांग की है कि एलजी को तुरंत पद से हटाया जाए। तो आखिर क्यों एलजी से नाराज है दिल्ली सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। आज एक बार फिर दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया तो बीजेपी विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने और सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट आबकारी नीति 2021-22 सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद पूरे दिन के लिए बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। सदन में केजरीवाल ने कहा, मैं विधानसभा में विश्वास मत लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली के लोगों के सामने ये साबित किया जा सके कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस दिल्ली ऑपरेशन कीचड़ बन गया है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उसका ऑपरेशन लोटस धोखे से सत्ता हथियाने का तरीका है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का इस्तेमाल करने और अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा के भीतर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब एलजी खादी और ग्रामोद्योग विभाग में थे उस वक्त विनय सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उपराज्यपाल के खिलाफ आपके विधायक दिल्ली विधानसभा में धरने पर बैठे हैं। आप विधायक रात में भी प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि आबकारी नीति को लेकर 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। ये करीब 14 घंटे तक चली थी और सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद से ही आप केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि बीजेपी ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। वहीं बीजेपी ने जवाब में कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी में मची खलबली की। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से मंथन जारी है, क्योंकि 2019 से ये पद खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अब पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 19 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन यही मंथन अब बीजेपी के अंदर भी शुरू हो गया है, क्योंकि जनवरी 2023 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो किसे मिल सकती है बीजेपी की कमान? देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की कमान इस समय जेपी नड्डा के हाथों में है, लेकिन अगले साल 2023 जनवरी में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, किसके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव।
अब इस सवाल ने बीजेपी में खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि पार्टी पहले ही संसदीय बोर्ड में बदलाव करने के बाद से कई लोगों की नाराजगी का सामना कर रही है। खासकर नितिन गडकरी तो अपनी नाराजगी खुलकर साबित कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी असमंजस में है कि पार्टी की कमान जेपी नड्डा को सौंपी जाए या फिर नितिन गडकरी की नाराजगी को खत्म किया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जेपी नड्डा भी पार्टी से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नड्डा को ही कमान सौंपी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, उनका मानना है कि बीजेपी नितिन गडकरी की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें भी अध्यक्ष पद दे सकती है। गौरतलब है कि संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद से नितिन नाराज हैं और नितिन की ये नजरअंदाजी संघ को भी रास नहीं आ रही है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि संघ बीजेपी पर दबाव बनाकर गडकरी को अध्यक्ष बनवाना चाहता है, क्योंकि नितिन गडकरी ही वो शख्स हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया था। साल 2012 में हुए संशोधन के बाद भाजपा में सभी पात्र सदस्य लगातार 2 बार अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। इससे पहले पार्टी प्रमुख एक ही कार्यकाल के लिए बनाए जाते थे, लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण उन्हें दोबारा पार्टी की कमान नहीं मिल सकी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी चर्चा है। अब बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये तो अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे पर फैसला लेने से पहले बीजेपी भी मुश्किल में फंसी दिख रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।